हेलो एंड वेलकम गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। और आज की तारीख है 17 और 18 सितंबर, जहां पर संडे और आज सुबह तक की जो भी खबरें बने हैं, जो भी खबरें बन चुकी हैं इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और आपके आम जीवन के लिए, उनको हम यहाँ पर आपके लेकर आए हैं। आज की तीन बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर है विश्वकर्मा स्कीम। विश्वकर्मा स्कीम के बारे में मैंने पहले बताया था, लेकिन 17 सितंबर को इसको लॉन्च होना था। और कल के दिन इंडिया एक्सपो कन्वेंशन सेंटर, जिसे हम यशोभूमि कहते हैं, जिसे धूमधाम से इनॉग्रेट किया गया, वहां पर विश्वकर्मा दिवस के मौके पर विश्वकर्मा स्कीम को स्टार्ट किया गया। दूसरी बहुत बड़ी खबर है, जो दी बिगेस्ट खबर है कल की, अपार्ट फ्रॉम एशिया कप का जो हमने राउट किया है श्रीलंकन टीम को। शांति निकेतन जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है वेस्ट बंगाल में, जो इसको फाउंड किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और जो एक यूनिवर्सिटी की तरह काम करती है, वो भारत का लेटेस्ट यूनेस्को का हेरिटेज साइट है। फिर इंडिया ने एशिया कप जीता श्रीलंका को हराकर, और इंडिया का ये हाईएस्ट एवर मार्जिन है विद डिलीवरी, विद द नंबर ऑफ डिलीवरीज लेफ्ट जो थी इनिंग्स में, और उन्होंने मैच जीता और एक ह्यूमिलिएशन दिया है श्रीलंकन टीम को, और बताया है कि हम इस बार के वर्ल्ड कप चैंपियन बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले होमवर्क से। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया का जो रिसेंट अचीवमेंट है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डैश सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी में, वो सिग्निफाई करता है सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन रेलम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो क्वेश्चन है आपसे, क्या है वो? OIML रहेगा। 4G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन कहाँ हुआ था? आंसर है मुंबई। भारत के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने कौन सा कैंपेन को अभी हाल ही में लॉन्च किया था, जिसका मेन मकसद है डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर स्कीम्स को पहुंचाना, जो कि सैचुरेट हो चुकी है गांवों तक, गांव देहात तक। और ये आपका, इसके लिए एक सेवा पखवाड़ा भी शुरू होगा, जो सितंबर 13 से अक्टूबर 2 तक चलेगा। उसका आंसर है आपका आयुष्मान भव। अब आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर, रिवीजन पर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है विद रिगार्ड्स टू इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो? इस सेंटर का नाम है यशोभूमि। टोटल बजट है 5400 करोड़ का, और इसका टोटल एरिया है 8.9 लाख स्क्वायर मीटर्स। एक नया मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा, ताकि जो एक ट्रांसपोर्टेशन है बेटर हो जाए यहाँ तक के लिए, और उसका नाम है यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25। दूसरा, पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है वो लॉन्च किया जाएगा इसी पर्टिकुलर सेंटर पे। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही है? यहाँ पर सारे के सारे आपके जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, एंड ऑल ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने, तो इंडियन गवर्नमेंट मैंडेटरी करेगा द यूज ऑफ नाविक इन स्मार्टफोन्स एंड ऑटोमोबाइल्स, हमें पता है। उस कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? नाविक को डिज़ाइन किया इसरो ने, और उसके 7 सैटेलाइट से उसको मिलेगा जियो पोजिशनिंग सिस्टम, एक नेविगेशन का पावर, और उसके कई सारे ग्राउंड स्टेशंस भी हैं, जिससे वो नेविगेशन को इम्प्रूव किया जाएगा। प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया 2006 में, और इसका इन्वेस्टमेंट था $174 मिलियन का, और ये 2018 में ऑपरेशनल हुआ। एप्पल ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि जो उसकी नई सीरीज है आईफोन की, आईफोन 15, उसमें नाविक का एक जीपीएस वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से? इनमें से सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो सही हैं, तो आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव, बिकॉज सवाल था इनमें से इनकरेक्ट क्या है, तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, सारे के सारे यहाँ पर सही हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक ने अपने बॉर्डर्स को क्लोज किया है अपने किस नेबरिंग कंट्री के साथ, बिकॉज एक कनाल को लेकर और वाटर की शेयरिंग को लेकर वहाँ पर इश्यूज हुए हैं? जवाब है हैती। इनमें से वो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने एक रिपोर्ट पेश की है 1 साल बाद ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ यूएपीज, जो आपके अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनाज हैं या अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर। और उन्होंने कहा है कि अभी हमें नया तरीका ढूंढना पड़ेगा इसको स्टडी करने के लिए, बिकॉज अभी जो हमें एविडेंस मिले हैं वो नाकाफ़ी हैं, और उनसे हम ये नहीं कह सकते कि देश में, दुनिया में यूएफओज हैं या एलियंस हैं। आंसर है उसका नासा। ब्रिस्पे ने इनमें से किस बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है और मिलकर लॉन्च किया है एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फॉर एमएसएमईज? वेल, इसका आंसर रहेगा आपका येस बैंक। आरबीआई ने अभी कितने एनबीएफसीज को रखा है इन द टॉप मोस्ट लेयर, इन द अपर लेयर ऑफ एनबीएफसीज? ये ऐसे एनबीएफसीज है जिनका जो असेट साइज है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा का है, ठीक है। लेकिन इनके अलावा इसमें और सारे भी इनका एक डोमिनेंस है अपने सेक्टर में, और इसी वजह से इनको अलग से हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है 15 ऐसे एनबीएफसीज हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है सब्सिडी स्कीम ऑन स्टेनलेस स्टील इन द स्टेट? वहाँ पर 20% तक का सब्सिडी देंगे अगर कोई स्टेनलेस स्टील में इन्वेस्टमेंट करेगा। साथ ही साथ ईपीएफ रिम्बर्समेंट भी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का जो टैक्स है उसको भी कम लगाएंगे। तो आंसर है यहाँ पर उड़ीसा, वहाँ पर ये
सब्सिडी स्कीम को लॉन्च किया गया है। ऋतिक रोशन इनमें से किस ब्रांड के बने हैं ब्रांड एम्बेसडर? उसका आंसर है एक्सन मोबिल, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर आपके बने हैं। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। सबसे बड़ी करंट अफेयर दोस्तों आज की है, पीएम मोदी जी ने इंडिया एक्सपो सेंटर यशोभूमि में लॉन्च किया है पीएम विश्वकर्मा। इस पे मैंने पहले चर्चा की है, लेकिन फिर से ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसमें जो आर्टिसंस हैं उनको सपोर्ट दिया जाएगा, और ये जो आर्टिसंस हैं इनको सपोर्ट दिया जाएगा, जिसके लिए टोटल फंडिंग जो स्कीम की है दैट इज 13,000 करोड़, ये इसकी फंडिंग है। और साथ ही साथ इसके अंदर ट्रेनिंग और इंसेंटिव दिए जाएंगे ट्रेडिशनल व्यापारों के लिए, ट्रेड के लिए। इसी मौके पर 18 पोस्ट टिकट्स को जारी किया मोदी जी ने, और टूल किट बुकलेट को जारी किया। और ये इवेंट आपका हुआ एट इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर, जो कि द्वारका में है, जिसका नाम है यशोभूमि। वहां पर इसको जो है उन्होंने अभी हाल ही में आपका जो है वो लॉन्च किया। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वो 3 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी बैंक गारंटी के प्रोवाइड करेगा। गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि पहले मिलेगा 1 लाख का लोन बिगिनिंग में, अगर उसे रीपे कर दिया जाएगा तो आर्टिसंस को मिलेगा 2 लाख का लोन, और ये सारा लोन आपका अंडर दी विश्वकर्मा पार्टनर्स के तौर पर उनको दिया जाएगा। पहले साल में करीब ऐसी 5 लाख फैमिलीज हैं जो कवर की जाएंगी इस योजना में, और टोटल में आने वाले 5 सालों में 30 लाख फैमिलीज को कवर किया जाएगा। और ये पूरा जो स्कीम चलेगा वो फाइनेंशियल ईयर 24 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 28 तक आपका चलने वाला है। तब तक इस योजना को कंटिन्यू में आपका चलाया जाएगा। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। मैंने माइंड में बना दिया है इसका, मैंने पहले भी शेयर किया था। तो जैसे मैंने पहले कहा 17 सितंबर को, मतलब कल, इस योजना को लॉन्च किया गया है। योजना का लॉन्च कहाँ किया गया? नेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर द्वारका। इसके अलावा इस योजना में 15,000 रुपीज़ का एक टूल किट वाउचर मिलेगा, एक ई वाउचर है ई-रूपी के तौर पे। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा, पहला 1 लाख का फिर 2 लाख रुपए का। इसके अलावा फंडिंग मैंने बता दिया आपको 13,000 करोड़ की है 5 साल के लिए, और 50 करोड़ इसमें ऐड किए गए हैं फॉर सर्टिफाइंग द आर्टिसंस, उनके स्किल्स के बेस पे उन्हें स्किल्स देके उन्हें सर्टिफाई भी किया जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया 1 लाख 2 लाख का होगा विदाउट एनी गारंटी, लेकिन इंटरेस्ट रेट आपका जो रहेगा वो 5% का रहेगा। कुल मिलाकर 18 ऐसे ट्रेड्स हैं, 18 ऐसे आर्टिसंस के 18 ऐसे व्यापार हैं ट्रेडिशनल, जिनको इसमें ऐड किया गया, उनको ये सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। मौका था विश्वकर्मा दिवस का, जिन्हें आर्टिसंस का भगवान कहा जाता है, और उसी मौके पर योजना को लॉन्च किया गया है। क्लियर है सबको? ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कहाँ लॉन्च हुआ आपका? लॉन्च हुआ आपका यशोभूमि में। ठीक है। अब यशोभूमि जो है ये है बेसिकली आपका एक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। इसका बजट है 5400 करोड़ का। इसका टोटल एरिया है 8.9 लाख स्क्वायर मीटर्स का। बेसिकली ये एग्जाम्पल है माइस का। माइस क्या होता है? मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, और ये दुनिया की सबसे बड़ी माइस सेंटर्स में से एक है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो 15 कन्वेंशन सेंटर्स हैं, ग्रैंड बॉलरूम्स हैं, 13 मीटिंग रूम्स यहाँ पर बनाए गए हैं, और इसके लिए स्पेशली एक मेट्रो स्टेशन बनाया गया है जिसका नाम यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 है। और साथ ही साथ जो एक स्पीड है, एवरेज स्पीड है मेट्रो की, जो कि न्यू दिल्ली मेट्रो से जाएगा टू द एयरपोर्ट मेट्रो, उसको 90 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर पर आवर जो है वो कर दिया गया है, ताकि विद इन 21 मिनट्स न्यू दिल्ली मेट्रो से यशोभूमि मेट्रो तक पहुंच जाएं और इस सेंटर तक आप पहुंच सकते हैं। तो ये एक ईज ऑफ बिजनेस का भी एग्जांपल है कि कैसे हम आसानी कर दें हमारे उन लोगों के लिए जो इन सेंटर्स में कॉन्फ्रेंस करने आएंगे। फिर आज की सबसे बड़ी खबर, शांति निकेतन को दिया गया है यूनेस्को ने एक हेरिटेज साइट का स्टेटस। ठीक है। ये प्रपोजल पहले भी गया था, इनफैक्ट इंडिया ने इसका प्रपोजल पहले दिया हुआ था। और ये जो आपका साइट है जो कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है इन वेस्ट बंगाल, इसको अब बनाया गया है भारत का लेटेस्ट आपका एक हेरिटेज साइट। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यूनेस्को का ये ट्विटर अकाउंट है, और वहां पर लिखा हुआ है न्यू इंस्क्रिप्शन ऑन दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट शांति निकेतन इंडिया, कंग्रेचुलेशंस, जिसकी पिक भी आपको यहाँ पर जो है वो दोस्तों दी गई है। आइए इधर इसको बात कर लेते हैं। तो शांति निकेतन जो है, जो कि बहुत ही मशहूर जगह है वेस्ट बंगाल की, जहाँ पर भारत के राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वहाँ पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाई थी 100 साल पहले, उसी यूनेस्को हेरिटेज साइट में आपका ऐड किया गया है। इसका प्रपोजल दिया था आईकोमॉस ने। आईकोमॉस क्या है भाई? आईकोमॉस का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो कि फ्रांस बेस्ड है, जो कि रिकमेंड करती है हेरिटेज साइट्स को कल्चर के आधार पर, उनके हेरिटेज के आधार पर।
ठीक है। अगर हम बात करें शांति निकेतन की, तो 1901 में शांति निकेतन आपका बनाया गया था बाय द ग्रेट फिलोसोफर पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। और अब यहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल भी है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी है। और एज यूनिवर्सिटी आपका 1921 से ये लगातार आपका एज यूनिवर्सिटी जो है वो वर्क कर रही थी, और अब इसे जो हेरिटेज स्टेटस भी दे दिया गया है। अगर हम लिस्ट की बात करें तो इंडिया में अब टोटल में 41 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें 32 बात करें तो 32 आपके जो साइट्स हैं वो आपकी हैं हेरिटेज साइट्स। फिर आपकी नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं जो कि मैन मेड नहीं, ये सारी आपकी मैन मेड है, ये नेचुरल है। और एक आपकी है मिक्स साइट जो कि है खैंजनजोंगा, जो कि 2016 नेशनल पार्क है, जो कि सिक्किम में आपका बेस्ड है। मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके, ताकि आपको दिख जाए, वरना इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो एक खैंजनजोंगा है जो कि एक आपकी इकलौती मिक्स हेरिटेज साइट है। आपके टोटल में 7 ऐसे हैं जो कि आपके नेचुरल हैं, और 32 आपके जो हैं वो मिक्स्ड, वो आपके मैन मेड हेरिटेज साइट्स में आते हैं। ओवरऑल अब इंडिया के पास 41 धरोहर स्थल हो चुके हैं। ओके, G20 में एक स्टेटमेंट ये आया था कि इंडिया का जियोपॉलिटिकल या जियो इकोनॉमिकल जो एक मास्टर स्ट्रोक वो ये था कि इंडिया ने जो 6 से 7 एक इश्यूज थे यूएसए के साथ WTO लेवल पर, ट्रेड के लेवल पर, उसको इंडिया और यूएसए ने आपस में सॉल्व कर लिया है। उसी तर्ज पर पिछले कुछ सालों से इंडिया ब्राज़ील के भी इशू रहे हैं, और इशू रहे हैं शुगर के कंट्रोल को लेकर या शुगर रिलेटेड ट्रेड डिस्प्यूट को लेकर। उनको भी अब इंडिया ब्राज़ील ने रिजॉल्व करना शुरू कर दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं यहाँ पर क्यों बार बार इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों शुगर को लेकर इंडिया और ब्राज़ील आपके इश्यूज बना रहे हैं। देखिए, बात समझिएगा ध्यान से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्राज़ील जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर केन का और इथेनॉल का। लिंक करिएगा, रिलेट करिएगा। इथेनॉल वो ऐसा चीज़ है जिससे हमारा जो ऑयल इंपोर्ट होगा वो कम हो जाएगा, बिकॉज फिर हम ब्लेंडिंग करेंगे। पूरा जो बायोफ्यूल अलायंस का जो पूरा मैटर है उसमें इथेनॉल का बहुत बड़ा रोल है, और इंडिया में क्रॉप स्टबल से या खास तौर पे शुगर केन से हम इथेनॉल को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये एक मुद्दा है, बिकॉज ये अभी क्लियर नहीं है कि शुगर लॉस जो है उनको कैसे हम रिजॉल्व करेंगे। तो इसलिए ब्राज़ील ने ये कहा है। अब इंडिया में करेंटली 85% जो डिपेंडेंस है भारत के पावर नीड्स का, वो ऑयल पे है। ठीक है, और इंडिया अपने कार्बन एमिशंस को भी कम करना चाहता है, और इसके लिए उसने 2025 तक जो इंडिया में पेट्रोल का यूज़ होता है उसमें 20% ब्लेंडिंग की जाएगी, मिक्सचर किया जाएगा इथेनॉल का। ये भी वो चाहता है। वो तभी हो पाएगा जब शुगर केन प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और उससे इथेनॉल को प्रोड्यूस करना हम स्टार्ट करेंगे। अभी हाल ही में, जैसे मैंने पहले बताया, 6 डिस्प्यूट थे इंडिया यूएस के, जिसको रिजॉल्व कर दिया गया है, और 7th केस भी आगे चल के टर्मिनेट किया जाएगा। इंडिया ब्राज़ील अपने मुद्दे को इसलिए भी सॉल्व करना चाहते हैं बिकॉज पिछले काफ़ी सालों में इंडिया ब्राज़ील के रिश्ते बेहतर हुए हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 2022-23 में जो ट्रेड है हमारा एक दूसरे का, वो $16.6 बिलियन का है, और पहले ये ट्रेड आपका $12.2 बिलियन का था। इनफैक्ट इंडिया ट्रेड सरप्लस में है, यहाँ लिखा हुआ है ट्रेड गैप इज इन द फेवर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया अधिक एक्सपोर्ट करता है और कम इंपोर्ट ब्राज़ील से करता है। तो ये भी एक रिश्ता है बेहतर होने का, जिस वजह से डिस्प्यूट का रिजॉल्व हो रहा है। अब डिस्प्यूट हुआ कब था? 2019 में 3 देशों ने, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला, इन्होंने ड्रैग किया था इंडिया को WTO डिस्प्यूट मैकेनिज्म में। कहा था कि जो इंडिया है वो शुगर सब्सिडीज दे रहा है फार्मर्स को, और वो इनकंसिस्टेंट है विद द ग्लोबल ट्रेड रूल्स। मतलब जो भी सब्सिडीज मिल रही हैं वो हद से ज़्यादा हैं जो इंडियन अपने फार्मर्स को दे रहा है, जो कि ग्लोबल ट्रेड रूल्स के हिसाब से सही नहीं है। ये उन्होंने यहाँ पर बयान दिया था, और अब इस बयान को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, कल का दिन इतिहास के पन्नों में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कल की तारीख इतिहास के पन्नों में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इंडिया देश, भारत के पन्नों में बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज कल का दिन ऑब्जर्व किया गया दी हैदराबाद लिबरेशन डे। अब ये डे इसलिए भी खास है कि इसको ना सिर्फ आंध्रा या ना सिर्फ तेलंगाना इसको ऑब्जर्व करता है, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसे प्रदेश भी इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये इतना बड़ा इवेंट था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपके सामने स्क्रीन पे जो पिक्चर है, ये भारत के जो आयरन मैन है सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। बिकॉज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो इनको लेकर ही है, और क्यों ये महान है उसको लेकर भी है। अगर आपको हल्का सा भी आइडिया है तो भारत एक नहीं था। भारत एक तरफ था जहां ब्रिटिश राज था,
एक तरफ प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्हें राजा महाराजा रूल करते थे, चाहे उसमें कश्मीर हो, चाहे उसमें आपका जूनागढ़ हो, या फिर चाहे निज़ाम ऑफ हैदराबाद के अंडर जो हैदराबाद का रूल हो। हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी। तो हुआ बेसिकली क्या कि ये लिबरेशन पॉसिबल तभी हो पाया जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें इनिशिएटिव लिया, उनके साथ के.एम. मुंशी उन्होंने भी यहाँ पर इनिशिएटिव लिया, और अंडर ऑपरेशन पोलो, जो कि बेहद ही कारगर एक ऑपरेशन था मिलिट्री का, जिससे हैदराबाद इंडिया के अंदर इंडिया का हिस्सा बनकर आपका रेडी हुआ। तो बेसिकली ऑपरेशन पोलो क्या था, वो एक कोड नेम था ऑफ सितंबर 1948 पुलिस एक्शन, जो कि हैदराबाद स्टेट के अगेंस्ट किया गया था, ताकि उसे जो इंडिया का डोमिनियन है उसके अंडर उसे लाया जाए। ये एक ऑपरेशन था मिलिट्री लेवल पर, जहां पर इंडियन आर्म फोर्सेस ने अनेक्स किया था निजाम रूल्ड हैदराबाद स्टेट को। इसीलिए इस ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन हमने जीता था सितंबर 17, 1948 को। जिस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, शुरू हुआ था 13 सितंबर 1948 को, और एक कंप्लीट हुआ था आपका विद इन 5 डेज ऑन 17 सितंबर 48। और ऐसा उस समय देखा गया था कि जो निज़ाम हैदराबाद का था वो इंटरेस्टेड नहीं था इंडिया के साथ कनेक्शन करने में, उसकी अलीजियंस पाकिस्तान के साथ थी। लेकिन हैदराबाद के दोनों साइड इंडिया ही था, तो अगर पाकिस्तान के पास हैदराबाद जाता तो एक कांस्टेंट इंटरनल सॉवरेनिटी का, कांस्टेंट इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट बना रहता, तो उसको पाकिस्तान को देने का कोई सवाल ही नहीं था। तो उस पर यह हुआ था, और वहां पर इस ऑपरेशन के बाद जो सरदार पटेल जी हैं उन्होंने इंक्वायरी बिठाई थी और वहां पर पाया था, और उसी ऑपरेशन के बाद 18 सितंबर 48 को इसको टर्मिनेट किया गया, और इंडियन आर्मी ने जो हैदराबाद रियासत है वो अब इंडिया का फिर हिस्सा हो गया। इसीलिए 17 सितंबर को हर साल हम लिबरेशन डे, हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पे आपका मनाते हैं। अब इसको जीतने के बाद हुआ क्या, देखिए, अगर हैदराबाद उस समय की बात करेंगे, उसमें बहुत सारे आपके एरियाज थे। फॉर एग्जांपल जो अभी पूरा तेलंगाना है वो था, एक तो ये। दूसरा, उसमें आपका मराठवाड़ा रीजन था महाराष्ट्र का, जिसमें औरंगाबाद, बीड़, हिंगोली, जलना, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद, परभनी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कलबुर्गी, बेलारी, रायचूर, यादगिर जो कर्नाटका के अंदर आते हैं, कोप्पल, विजयनगरा, बिदर, ये सब कर्नाटका में, ये सारे थे। मतलब 3 जो अभी करंट स्टेट्स हैं उनके बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैदराबाद रियासत में आते थे। इसीलिए ये 3 राज्य जो हैं आप खास तौर पे तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये लिबरेशन डे को ऑब्जर्व करते हैं 17 सितंबर को। कहानी समझ में आई, कहानी याद आई आप सबको, क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। सैटरडे शाम को और सैटरडे दिन में ही मैंने एक ट्वीट देखा था ऑफ आनंद महिंद्रा। उस ट्वीट में उन्होंने गुड बाय किया था एक ऐतिहासिक, मुंबई से एसोसिएटेड ऐतिहासिक एक धरोहर की, एंड दैट वाज अ डबल डेकर। करीब 80 साल तक चलने वाली डबल डेकर बसेस सर्विस जो है, उन्होंने अपनी आखिरी जर्नी जो है उसको लिया फ्राइडे को, और वो फिर वहीं पर दोस्तों उसके बाद अब एज अ प्रतिमा उसको वहाँ के लगाया जाएगा म्यूजियम में। लेकिन आफ्टर 8 डेकेड्स ऑफ सर्विस दे विल नाउ डिसकंटिन्यू टू बी ऑन द रोड। तो पहली बार इसे 1937 में शुरू किया गया डबल डेकर को, और इस सिटी की पहचान बन गई थी। जैसे कि लखनऊ की मुस्कान फेमस है, लखनऊ का पेशेंस फेमस है, लखनऊ का चिकनकारी फेमस है, लखनऊ का तहजीब फेमस है, वैसे मुंबई की डबल डेकर उस लेवल तक की आपकी फेमस है। तो ये अब हिस्सा नहीं रहेगी, और जो बेस्ट है, जो कि बॉम्बे की आपकी बस सर्विस है, वो अब रिप्लेस करेगी इन बसेस को विद बैटरी रन रेड एंड ब्लैक डबल डेकर बसेस। और अब ऐसी 25 बस ऑलरेडी आ चुकी हैं, आगे चलकर और बसेस को लाया जाएगा जो कि आपकी बैटरी पर रन करेंगी, ना कि पेट्रोल पर। तो ये अब अपनी जर्नी अब इसने फ्राइडे को ख़त्म कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे आते हैं। मोल्दोवा के पहले प्रेसिडेंट का डेथ हुआ है, देहांत हुआ है एट द एज ऑफ 83। इनका नाम है मिर्सिया स्नेगुर, और ये मोल्दोवा के इंडिपेंडेंस में इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था और उसके पहले राष्ट्रपति बने थे। ये कम्युनिस्ट टर्न प्रो वेस्टर्न लिबरल नेता थे, और इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी मॉस्को से, जब सोवियत यूनियन का एक विघटन ब्रेकअप हुआ था ऑन अगस्त 27, 1991। और ये 1990 से 96 तक वहाँ के प्रेसिडेंट थे। इनकी पैदाइश 1940 में हुई थी इन मोल्दोवा, नॉर्दर्न मोल्दोवा में, त्रिफानेस्ती में। और ये उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी मोल्दाविया के लीडर बने, और फिर ये एक लिबरल लीडर के तौर पे भी पहचाने गए। ये आपके सामने दोस्तों मोल्दोवा है, यूक्रेन और रोमानिया के बीच में है। चिसनाउ यहाँ का कैपिटल है, ठीक है, और करेंसी यहाँ की है लेव। तो दोनों चीज़ें पढ़ लीजिएगा। और इनके जो पहले प्रेसिडेंट थे उनका डेथ हो गया, उनका नाम था मिर्सिया स्नेगुर। नेक्स्ट,
यूके जो पूरा एक यूनियन है कई कई देशों का, कई एरियाज, कई कंट्रीज का, वेल्स बना है वो पहला नेशन यूके का जिसने जो स्पीड लिमिट है उसे 30 किलोमीटर 30 माइल्स पर आवर जो एवरेज स्पीड लिमिट है उससे कम करके अब 20 माइल्स पर आवर कर दिया है। वेल्स मिनिस्टर्स ने स्टेट किया है कि 20 माइल्स पर आवर जो कि होता है 32 किलोमीटर पर आवर लिमिट, वो रिड्यूस करेगा डेथ काउंट और नॉइस, और पीपल जो है उन्होंने encourage करेगा कि आप साइकिल या वॉक करके ट्रैवल कीजिए। और इससे कुछ ड्राइवर्स में कंट्रोवर्सी आ गई है कितना स्लो चलाएंगे। एक लॉ लाया जाएगा जिससे कि स्पीड लिमिट जो अभी आपकी करीब 30 किलोमीटर 30 माइल्स पर आवर है उसे कम करके 20 माइल्स पर आवर किया जाएगा। खास तौर पर उन रोड्स में जहां पर लैंप पोस्ट हर 20 यार्ड पर नहीं लगे हैं, मतलब हर 183 मीटर्स पर जहां पर लैंप पोस्ट नहीं होंगे वहां पर कार्स की जो स्पीड है उसे 30 से कम करके 20 माइल्स पर आवर किया जाएगा। ठीक है, तो और ऐसे 35% ऐसी रोड्स हैं वेल्स में जहां पर ये प्रॉब्लम है, तो वहां पर जो अब लिमिट होगा वो कितना होगा, 20 माइल्स पर आवर का लिमिट वहां पर सेट किया गया है। कनाडा और इंडिया का जो मीटिंग्स हुए थे ड्यूरिंग G20 वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे। एक धड़ा एक बायस जो है वो ये कहता है कि कनाडा की एक चलने नहीं दी। प्राइम मिनिस्टर ने पूछा उनसे खालिस्तान के बारे में, आप क्या कर रहे हो वहाँ पर जो इवेंट्स हो रहे हैं खालिस्तानी जो कर रहे हैं। कनाडा ने अपने पार्ट पे कहा कि बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बातचीत हुई। उसके बाद एक इन्फेमस जो एक उनका फ्लाइट का जो स्नैक था जो काफ़ी समय तक कम से कम 1 से 2 दिन तक रहा, इंडिया ने ऑफर किया अपने फ्लाइट लेकिन उससे नहीं गए, अपनी फ्लाइट सही करा के ही गए अपनी एयरप्लेन। तो बहुत ही ज़्यादा एक मौकरी था इंडिया और कनाडा का रिश्ता G20 समिट के दौरान। और ऐसा खबर आना ही था जो इंडिया और कनाडा ने एक ट्रेड टॉक शुरू की थी। इनफैक्ट इंडिया और कनाडा ने दोस्तों 6 राउंड्स ऑफ ट्रेड टॉक्स ऑलरेडी कर ली थी। ठीक है, और ये इस अग्रीमेंट का जो नाम था दैट वाज द EPTA, अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, और इसकी 6 राउंड्स की मीटिंग आपकी हो गई थी और जो आपका छठा राउंड था वो फर्स्ट वीक ऑफ मई में हुआ था। वहाँ की जो कनाडा की मिनिस्टर है इंटरनेशनल ट्रेड की मैरी एनजी और इंडिया के जो मिनिस्टर है कॉमर्स के मिस्टर गोयल, उनके बीच हुआ था। और अब उस मीटिंग के बाद चीज़ें आगे बढ़नी थी, लेकिन इंडिया और कनाडा के बीच जो ट्रेड टॉक है जो EPTA है दी अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड अग्रीमेंट, जो कि ट्रेड को इम्प्रूव करता, फिर ये होता आपका कॉम्प्रिहेंसिव, फिर ये कंप्लीट होता, लेकिन उस पर अभी पॉज लग गया है। और ऐसा गोयल जी ने कहा है, पीयूष गोयल ने कहा है कि कुछ इश्यूज पे दोस्तों ये आपका जो है वो ये इशू हुआ है बिकॉज अक्टूबर महीने में कनाडा के जो मिनिस्टर हैं वो इंडिया आने वाले थे और एक ट्रेड मिशन इंडिया आने वाला था, लेकिन उसको अब कनाडा ने आपका कैंसिल कर दिया है। ठीक है, ये खबरें बन रही थी बिकॉज कुछ टाइम पहले जो भारत के जो इंडिया हाई कमिश्नर थे टू कनाडा, उन्होंने इस बात का हिंट दिया था। उनका नाम था आपका संजय कुमार वर्मा। उन्होंने इंडिकेट किया था कि भाई ऐसा हो सकता है कि जो ट्रेड टॉक्स हैं उनमें थोड़ा सा रोकथाम वहाँ हो सकती है। तो इंडिया और कनाडा का जो ट्रेड टॉक्स हैं उनमें अब एक इनडेफिनेट इश्यूज की वजह से एक इनडेफिनेट पॉज उन टॉक्स में आपका हो चुका है। दोस्तों रिसर्चर्स हैं, यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स हैं और उन्होंने एक सेकेंड, हाँ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक अर्थ का जो रिसर्चर्स हैं आपके जो चंद्रयान 3 को रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने एक डेटा निकाला है कि जो मून पर वाटर का फॉर्मेशन है वो अर्थ पर जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से है। उनका मानना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है जो अर्थ पर और उनका जो वेदरिंग प्रोसेस है उससे जो रॉक्स और मिनरल्स हैं मून की वो वेदर आउट हो रही हैं। तो उनका ये मानना है कि ये एक इक्वेशन है अर्थ और मून के एक लिंक होने की, और एक ये साक्ष्य है, एक एविडेंस है कि मून पर वाटर इसीलिए है और वो मून पर लाइफ के चांसेस भी अब आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक रिसर्च सामने आया है जो कि अभी हाल ही में किया गया है। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था, एक तो इंडिया ने एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON कि हमें भाई तुरंत चाहिए, उसके लिए 45,000 करोड़ का अग्रीमेंट किया था जो प्रपोजल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने साइन किया था, मैंने बताया था आपको। उसके बाद आर्मी अब अगला जो उसका पहल होगा उसमें वो 114 धनुष गन्स को इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडक्ट करेगा, इंडियन आर्मी अपने कमीशन करेगी बाय द एंड ऑफ 2026। ठीक है,
आर्मी ने इसका ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया है और अभी 1 रेजिमेंट जो है ऑलरेडी इसका ऑपरेशनल है, लेकिन आगे चलकर 114 ऐसे धनुष गन्स को आर्मी अक्वायर करे, कमीशन करेगी और ये 2026 तक आपका कमीशन यहाँ पर हो जाएगा। आर्मी ये भी सोच रही है कि जो पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स हैं उनकी रेंज को भी वो आपका इंक्रीज करे। तो दो चीजें हैं, एक तो धनुष गन्स, आर्टिलरी गन्स, और दूसरा पिनाशा मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स, उनको भी वो एक्सपैंड करना चाहती है। अब अगर हम धनुष की बात करें, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर देखिए दिखा भी हुआ है, धनुष का लेंथ है 155 मिलीमीटर्स का, 45 कैलिबर की आर्टिलरी गन है जो कि आपके सामने है, और इसका रेंज 36 किलोमीटर्स का इसका रेंज है, और इसका रेंज रियल टाइम में 38 किलोमीटर्स तक देखा गया है विद स्पेशल एमुनिशन। अगर अपग्रेड करेंगे, और ये बेसिकली अपग्रेड है ऑफ द बोफोर्स FS-77 गन, जिसका लेंथ तो सेम है लेकिन 39 कैलिबर की वो है, और इससे कम रेंज पर वो आपका दोस्तों चलती है। इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर करेगा द एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, जो इस धनुष गन को मैन्युफैक्चर आपका करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट किया है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। ये डे आपका जो होता है वो हर सितंबर के 3rd सैटरडे को ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब अभी जो सैटरडे बीता है आपका 16 सितंबर को, उस दिन इस डे को हमने ऑब्जर्व किया, और ये डे को ऑब्जर्व करता है UNEP एंड द साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम और SACP साउथ एशियन रीजन में। तो इसको इंडिया में इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया। इंडियन कोस्ट गार्ड इसको लगातार 2006 से कर रहा है। इसी डे पर ऐसा देखा गया कि जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन था वॉलंटियर्स का इस पर्टिकुलर डे में, जहां पर कोस्टल क्लीनअप करने की बात कही गई, वो मैक्सिमम देखा गया महाराष्ट्र में, जहां पर 11,425 वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया, और सेकंड नंबर पर रहा तमिलनाडु, जहां पर उसका करीब आधा 5,160 वॉलंटियर्स ने वहां पार्टिसिपेट किया। सवाल यहां पर बनेगा, कौन से दिन आपका इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे होता है? 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर को इसको दोस्तों जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो वो डे ऐसे आप याद रखिएगा, कौन करता है? UNEP और SACP साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम मिलकर साउथ एशियन रीजन में करते हैं, और इंडिया इसको, इंडियन कोस्ट गार्ड इसको 2006 से ऑब्जर्व कर रहा है। मैंने बताया था आपको कल कि DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूवल दिया है कई सारे आर्टिलरीज को, कई सारे इक्विपमेंट्स को। उनमें एक चीज जो मैंने कल आपको नहीं बताया था वो था कि इसमें जो अप्रूवल मिला है 45,000 करोड़ का, उस अप्रूवल में 12 सुकोई 30 जेट्स को भी इंडिया है जो है वो आपका बाय करेगा, और इसको बाय करेगा फ्रॉम HAL जिसको लाइसेंस है मैन्युफैक्चरिंग का, और इसका उस टोटल अमाउंट पे जो कॉस्ट होगा वो 11,000 करोड़ का रखा गया है। सो आउट ऑफ दी 45,000 करोड़ जो कि इंडिया ने एक्सेप्टेंस और नेसेसिटी AON, मतलब उन्हें चाहिए, जरूरत है, उसके बेसिस पर DAC ने अप्रूवल दिया था, उस 45,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ वो यूज करेगा टू बाय दी सुखोई 30 MKI जेट्स फ्रॉम HAL, और इसका भी एक अपडेट आपके सामने अब आ चुका है। अब आते हैं बैंकिंग फाइनेंस पे। दोस्तों आज से मैं आपको बता दूं, टाइमिंग बता देता हूं, आज से 12 बजे आपको मिलेगा बैंकिंग कंसेप्ट्स, ठीक है, और शाम को 7 बजे या शाम को 9 बजे आपको मिलेगा फाइनेंस करंट अफेयर्स। ठीक है जी, दो चीजें हैं, एक फाइनेंस करंट अफेयर 9 बजे, और 12 बजे आपको मिलेगा बैंकिंग कंसेप्ट। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट डे 12 बजे क्या मिलेगा आपको? स्टैटिक जीके और फाइनेंशियल अवेयरनेस, और शाम को आपको 9 बजे फाइनेंशियल करंट अफेयर्स जो है वो मिलते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों RBI ने 4 कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस, 4 कोऑपरेटिव बैंक्स का जो उनका वायोलेशन है उसके बेसिस पर उनको पेनल्टी लगाई है। इनमें पहला है आपका बारामती सहकारी बैंक, इस पे 2 लाख की पेनल्टी है। दूसरा है आपका बेचाराजी नागरिक सहकारी बैंक, 2 लाख की पेनल्टी है। फिर वगोडिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, 5 लाख पेनल्टी है। देखिए रीजन दिए हुए हैं, रीजंस नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा लेकिन बैंक से पढ़ लीजिएगा। फिर आपका चौथा बैंक है द वीरामगम मकटाई कोऑपरेटिव बैंक, इस पर 5 लाख की पेनल्टी RBI लगाई है। RBI को अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 उसके अंडर जितने भी बैंक्स हैं जो RBI के अंडर आते हैं उन पर पेनल्टी लगाने का परमिशन दिया गया है, और इसी के अंडर और अंडर द RBI एक्ट 1934 ये पेनल्टीज इन बैंक्स पर दोस्तों जो है वो लगाई गई है। फिर दोस्तों इंडिया ने लॉन्च किया है UPAG, जो कि एक इंटीग्रेटेड पोर्टल होगा ऑनलाइन
फॉर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। भारत का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जो फार्मिंग सेक्टर है, उसे हम कैसे बेहतर करें, उन चैलेंजेस को कैसे हम टैकल करें, उस डेटा को कैसे हम समझें, पढ़ें, रिसर्च करें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसके लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जैसे कि अगर मेरे पास एक ऐसा डेटाबेस आ जाए ताकि मैं जान पाऊँ कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और एक बार मैं प्रॉब्लम पकड़ ली तो उसको रिजॉल्व भी मैं कर लूँगा अगर मेरे अंदर विल पावर है। सिमिलरली ये जो पोर्टल है, यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा जिसमें जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसमें जो भी डेटा आ रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर का हो, चाहे वो इनकम का हो, गवर्नमेंट का जो बजट हो, उनको लेकर डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा। और इस पोर्टल से जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें आपका मिनिस्ट्री आती है एग्रीकल्चर की, नबार्ड आता है, सिडबी आता है, अलग अलग एनबीएफसीज आती हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज आती हैं, या फिर आपकी अलग अलग ग्रुप्स आते हैं, वो मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए यूपीएजी जो पोर्टल उसको लॉन्च किया गया, इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। उसको दोस्तों अभी हाल ही में आपका लॉन्च किया गया। इसके अलावा दोस्तों इंडियन बैंक, जो भारत का एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसने आईबी साथी लॉन्च किया है, जो कि बेसिक बैंकिंग के लिए है। आईबी साथी का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्सेस एंड अलाइनिंग टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन। मतलब देश के हर एक कस्टमर को, हर एक वर्ग को फाइनेंशियल सर्विसेज में इंक्लूड करना। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? होलिस्टिक इंक्लूजन का हर किसी को हर लेवल पर इंक्लूड करना, और इसके लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये जो आपका एक सोल्यूशन है, ये थ्रू इट्स बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि गांव-गांव, देहात-देहात जाते हैं, रिमोट लोकेशंस पे जाते हैं, वो इसके ज़रिए बेसिक बैंकिंग जो है वो प्रोवाइड कर पाएंगे टू द डोर स्टेप ऑफ पीपल हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। उसके लिए आईबी साथी को इंडियन बैंक ने अभी लॉन्च किया है। सवाल बनेगा इनमें से कौन सा बैंक है जिसने बेसिक बैंकिंग सर्विसेज को लॉन्च किया है, तो उसका आंसर रहेगा आईबी साथी। फुल फॉर्म क्या है? साथी फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल एक्सेस एंड अलाइन टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्टेट करंट अफेयर्स पे। सबसे पहले आते हैं महाराष्ट्र कैबिनेट ने खास तौर पे जो मराठवाड़ा रीजन है, देखिए हर चीज ना टाइमिंग की बात है। ये लॉन्च कब किया गया है? 17 सितंबर को। क्यों? बिकॉज 17 सितंबर को लिबरेशन डे किसका? हैदराबाद का। ये रीजन किसका पार्ट था आज़ादी के पहले? हैदराबाद का पार्ट था, जो रियासत थी। तो हर चीज़ का एक पोस्टरिंग होता है, हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है। तो महाराष्ट्र सरकार ने उस मौके पर 45,000 करोड़ रुपए का एक डेवलपमेंट प्लान लॉन्च किया है फॉर द ड्रॉट हिट। ड्रॉट हिट क्या है? सूखाग्रस्त जो आपका मराठवाड़ी, ये रीजन है आपका, इस रीजन की बात कर रहे हैं। इस रीजन के लिए ये एक प्लान जो है उसको लॉन्च किया गया है। बेसिकली इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि दिस इज द 75th एनिवर्सरी ऑफ द मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम, जो कि अचीव हुआ सितंबर 1748 को, और ये उसी मौके पर ये अमाउंट जो है उसे पेश किया गया है। जो रीजन है मराठवाड़ा का, उसमें आता है छत्रपति संभाजी नगर, नांदेड़, लातूर, जलना, बीड़, परबनी, धाराशिव, जो एक नाम पहले आपका उस्मानाबाद था, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट्स, और इन्हें निजाम रूल से लिबरेट किया गया था सितंबर 1748 को। और ये इस मुद्दे को लेकर आखिरी मीटिंग हुई थी आपकी 2016 में। ठीक है, तो टोटल जो पैकेज है वो आपका 45,000 करोड़ का है। अगर आप महाराष्ट्र पीएससी दे रहे हैं या फिर अगर आप कर्नाटका पीएससी दे रहे हैं, फॉर दैट मैटर आप कोई भी एग्जाम दें जहां पर स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर ज्यादा आती हैं उस पर्टिकुलर स्टेट को लेकर, तो यहां पर डिटेल दी गई है। ठीक है, जहां पर इरिगेशन के लिए 14,000 करोड़ है, जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपका 1076 करोड़ है, जहां पर मेडिकल कॉलेज हिंगोली के लिए 45 करोड़ है, 10 करोड़ रुपीज है आपका फॉर इंक्यूबेशन सेंटर आईटीआई के लिए जलना में, और कई एग्रीकल्चर कॉलेज बनेंगे आपके नांदेड़, सोएगांव, पर्ली में, और एक रेड कांधारी और एक देवनी काउस के लिए प्रोजेक्ट बने कंजर्वेशन का, जो कि बनेगा आपका बीड़ के अंदर। ठीक है, सिमिलरली सिविल कोड बनेगा सिलौड़ में, छत्रपति संभाजी नगर में, और सोयाबीन रिसर्च सेंटर बनेगा बीड़ में। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ जो महाराष्ट्र का स्टेट पीएससी एग्जाम है उसमें आएगा। आपके एग्जाम में अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं अपने उस पर्टिकुलर स्टेट की या फिर उस स्टेट पीएससी की, तो वहां पर नहीं आएगा। लेकिन जो तैयारी करें महाराष्ट्र पीएससी की, वहां पर इस क्वेश्चंस, ये डिटेल्स आपकी वहां पर 110% आ जाएंगी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं मणिपुर पे। दोस्तों मणिपुर
हम सब जानते हैं मणिपुर में क्या बीता है, क्या बीत रहा है। मणिपुर ने अप्रूव किया है एक कंपेंसेशन प्लान फॉर दी सेक्स अब्यूज विक्टिम्स। गवर्नमेंट ने अलाउ किया है एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन, जिसमें 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए कंपनसेशन मिलेगा, टू बी फिल्ड फिजिकली बिफोर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री। तो 1 लाख से 10 लाख का कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है। दूसरा, अगर विक्टिम ने अपनी लाइफ लॉस्ट की है और दोज हु हैव बीन गैंग रेप्ड, तो वहां कंपनसेशन 5 से 10 लाख के बीच होगा। अदर क्राइम के लिए कंपनसेशन आपका 1 लाख से 9 लाख रुपए के बीच रखा गया है। हमें तोलना नहीं चाहिए पैसों से, लेकिन अगर थोड़ी मदद हो जाती है तो उसमें अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, लेकिन एक एफर्ट दिख जाता है कि हाँ थोड़ा बहुत एफर्ट है। कितना कंपैशन है, कितना दर्द है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि एक स्कीम है, एक छोटा सा स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इसमें और आगे कैसे हम इसको रोकने से रोकें, सबसे पहली बात तो ये है, उसका क्योर करना या उस बाद में कंपनसेशन करना उसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, पर मणिपुर में ये एक स्कीम जो है उससे लॉन्च किया गया। अगर आपको याद होगा तो एमपी में भी मॉब वायलेंस को लेकर एक स्कीम आई कंपनसेशन की। वहां पर भी मेरा इतना ही कहना है कि अगर उस वायलेंस को रोक दें पहले होने से तो ऐसी कोई ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। फिर दोस्तों हरियाणा में, हरियाणा इज़ अ डेवलपिंग स्टेट, और हरियाणा में वैसे भी गुड़गांव आता है, गुरुग्राम आता है, काफ़ी डेवलप्ड है, लेकिन वो अपने अलग अलग सिटीज़ को, अलग अलग तालुकास को डेवलप करना चाहता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहता है। तो एक पोर्टल को लॉन्च किया जिसका नाम है ई भूमि पोर्टल, जिसको वहाँ के सीएम खट्टर साहब ने लॉन्च किया है। इस पोर्टल से जो एक प्रोसेस है लैंड परचेज करने का फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स विद द कंसेंट ऑफ द लैंड ओनर्स, उसको आसानी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सरकार को वो ज़मीन चाहिए तो आपको वो सही से कंपनसेट कर पाए, सही से आपको पैसा पे कर पाए, उसका एक ट्रांसपेरेंट तरीका है आपका ई भूमि पोर्टल, जहां पर उस लैंड के बदले आपको प्रॉपर कंपनसेशन मिलेगा। और वो प्रोसेस पूरा आपका ऑनलाइन होने की वजह से, एक पोर्टल पे होने की वजह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑफर ऑफ लैंड होगा, जिस पे प्राइस मिलेगा, उस पोर्टल पे रहेगा आपका 6 मंथ्स तक, और फार्मर्स अपने अपने लैंड को इंडिपेंडेंट ले सकते हैं या फिर किसी एग्रीगेटर के जरिए दे सकते हैं। मिनिमम जो लैंड आप दे सकते हैं वो 10 एकड़ का है, और वॉलंटरी ऑफर्स के लिए बाय द एग्रीगेटर। तो अगर एग्रीगेटर के थ्रू आप आ रहे हो तो 10 एकड़ का मिनिमम लैंड होगा, तो ही उसको उस पोर्टल पर लिस्ट किया जाएगा फॉर सेल एंड कंपनसेशन। तो ई भूमि पोर्टल को हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। फिर दोस्तों असम गवर्नमेंट के जो गवर्नर हैं, असम के गवर्नर जो हैं श्री गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने अनवेल किया है सरपंच संवाद। संवाद का मतलब होता है रीचिंग आउट, डिस्कशंस। ठीक है, तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है और इसको डेवलप किया है भारत की क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और राजभवन में असम में इसको इनॉग्रेट आपका किया गया। QCI ने इसको लॉन्च किया है, और इसका गोल है जो करीब 2.5 लाख सरपंचेस हैं इंडिया के अंदर, उन सबको साथ इस पर्टिकुलर संवाद के जरिए मीट आउट करना। और इन्होंने लॉन्च किया असम के, ताकि असम के अंदर जो आपके अलग अलग ग्राम पंचायत हैं उनके सरपंचों के साथ संवाद को, डिस्कशंस को बेहतर करना, उसके लिए इसको असम में लॉन्च किया है। लेकिन इंडिया में इसको लॉन्च किया है, जो उसका मेन बॉडी है वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ताकि इंडिया के 2.5 लाख ग्राम पंचायत सरपंचेस हैं उनको लाकर उनके साथ संवाद को, डिस्कशंस को, रीचिंग आउट उनको करके बेहतर डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर श्री बिजू पटनायक, उनकी जो डॉटर हैं जिनका नाम है गीता मेहता, जो कि सॉरी माफ़ करिए, गीता मेहता जो कि राइटर जर्नलिस्ट हैं और एल्डर सिस्टर हैं ऑफ उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, उनका डेथ हुआ है। हाँ वो उनके, हाँ ये सॉरी माफ़ करिएगा, नवीन पटनायक की बहन है, और बीजू पटनायक जो एक बहुत लेजेंडरी सीएम थे उड़ीसा के, उनकी बेटी, उनकी एल्डर डॉटर हैं। इनका डेथ हुआ है एट द एज ऑफ 80। ये एक वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट थी 1971 के समय, और इन्होंने बांग्लादेश क्रिएशन जो हुआ था उस समय एक्सटेंसिवली उसका कवरेज जो है वो किया था। ठीक है, इन्होंने बुक्स लिखी हैं, फॉर एग्जांपल कर्मा कोला, स्नेक्स एंड लैडर्स, ग्लिम्पसेस ऑफ मॉडर्न इंडिया, रिवर ऑफ सूत्रा, राज, इटर्नल गणेशा, फ्रॉम बर्थ टू रिबर्थ, कई बुक्स लिखी इन्होंने, और इनका दोस्तों जो है वो डेथ हो गया है। 2019 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड बेस्टो किया गया था यूनियन गवर्नमेंट ने, और उन्होंने कहा कि अवार्ड उन्हें मिला है, लेकिन वो इस अवार्ड को लेकर काफ़ी डाउटफुल है, बिकॉज
चुनाव से पहले का था और ऐसा कहा हो सकता है कि उनके जो भाई की पार्टी है उस पार्टी को सपोर्ट करी बीजेपी का, ऐसा भी वहाँ पर एक आइडिया हो सकता है। तो इनका डेथ हुआ है दोस्तों एट द एज ऑफ 80। तो ये एक जर्नलिस्ट थी, एक राइटर थी, एक कॉरेस्पॉन्डेंट थी, इनका डेथ हुआ एट द एज ऑफ 80। फिर अशोक लेलैंड ने कोलैबोरेशन किया है यूपी गवर्नमेंट के साथ और यूपी के अंदर एक इलेक्ट्रिक बसेस का प्लांट ये लोग मिलकर बनाएंगे, ठीक है, और ताकि जो इलेक्ट्रिक बसेस का डिमांड है उसको पूरा कर सकें यूपी के अंदर। ये प्लांट आपका इलेक्ट्रिक बसेस बनाएगा और अदर व्हीकल्स के पार्ट्स भी आपका बनाएगा जो कि करंटली अवेलेबल फ्यूल्स के ऊपर हैं, ताकि उनको भी यहाँ पर वो बना सके। अगर आपको याद होगा तो जो पीएम ई बस सेवा है जिसको लॉन्च किया गया है, जिसमें 10,000 बसेस ई बसेस को लॉन्च किया जाएगा, उनमें से 1800 बसेस को ऑलरेडी यूपी गवर्नमेंट ने दिखाया इंटरेस्ट कि वो 1800 बसेस को ई बसेस को परचेज करना चाहता है। तो उस कनेक्शन में भी ये आप करंट अफेयर्स को याद कर सकते हैं। फिर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने सैटरडे को प्रेजेंट किया वन टाइम संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड और ये अवार्ड दिए गए 84 आर्टिस्ट को। 84 ऐसे आर्टिस्ट को ये अवार्ड दिया गया। बेसिकली अवार्ड दिया गया है उन आर्टिस्ट को जिनकी एज 75 या उससे जिनकी एज 75 उससे ज़्यादा है और उन्हें अभी तक कोई राष्ट्रीय सम्मान जो है वो नहीं मिला। बात समझिएगा, ऐसे हमारे आर्टिस्ट जो 75 ईयर्स के ऊपर हैं, जिन्हें अभी तक कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है, उनको सम्मानित करने के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड जो है उसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। और सैटरडे को ये अवार्ड दिए गए टू 84 सच आर्टिस्ट जो बहुत प्रख्यात हैं लेकिन उन्हें अभी तक कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया। फिर दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया, कल का जो दिन है उसे ऑब्जर्व किया गया है नेशनल कोस्टल क्लीनअप डे के तौर पर। कल का दिन क्या, सैटरडे जो था आपका 3rd सैटरडे, उस दिन ऑब्जर्व किया जाएगा। फिर दोस्तों आपका 29th वर्ल्ड ओजोन डे अभी हाल ही में आपको ऑब्जर्व किया गया। ये डे आपको ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 16 सितंबर एवरी ईयर और ये डे होता है टू सेलिब्रेट द साइनिंग ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये अंतर्राष्ट्रीय एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल था जिससे कि जो कंजम्पशन ओजोन गैस का उससे कंजम्पशन जो है प्रोडक्शन ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस का उसे हम कम कर सकें, जिससे जो ओजोन लेयर का एक जो ओजोन लेयर के छेद हो गए थे उसको हम बंद कर सके, जो कि हम कर पाए हैं। और इसीलिए हर साल इसको 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार इसका थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ये इसका थीम इस बार रखा गया। तो 16 सितंबर को हर साल ओजोन डे के तौर पे हम मनाते हैं। उसके एक दिन बाद मतलब कल के दिन हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे और ये ऑब्जर्व किया गया, इसका थीम था एंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। ये इसका थीम इस बार दोस्तों जो है वो आपका रखा गया था। फिर दोस्तों इंडिया की जो टीम है उसने एशिया कप जीता है और क्या जीता है, उन्होंने इस एशिया कप में फाइनल में खास तौर पे जो खेला गया आर प्रेमदासा स्टेडियम में कोलंबो में, वहाँ पर कई रिकॉर्ड बनाए और आपके सामने देखिए दिया हुआ है। इंडिया का ये बिगेस्ट विन है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, 263 डिलीवरीज रहते हुए इंडिया ने इसको जीता है। इससे पहले इंडिया का रिकॉर्ड था 231 का और हाईएस्ट रिकॉर्ड है श्रीलंका का जिसने 274 डिलीवरी रहते उसने बीट किया था जिम्बाब्वे को 2001 में। लेकिन ये रिकॉर्ड उनके नाम ही, लेकिन इंडिया अब 2nd नंबर पे आ गया है। इसके अलावा इंडिया ने इसी के साथ 8वां एशिया कप जो है उसको जीता है। 6 बार जीता है आपके श्रीलंका ने, 2 बार पाकिस्तान ने। और मोहम्मद सिराज बने हैं फास्टेस्ट ओडीआई 5 विकेट हॉल लेने वाले, जिन्होंने तय किया है 16 बॉल्स के अंदर 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड अलॉन्ग विद चामिंडा वास जिन्होंने किया था अगेंस्ट बांग्लादेश इन 2003। सिराज ऑल्सो बिकेम द 2nd फास्टेस्ट बॉलर टू रिकॉर्ड 50 ओडीआई विकेट्स। उन्होंने 1002 बॉल्स में रिकॉर्ड बनाया है और वो सिर्फ अजंता मेंडिस के बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ दैट रिकॉर्ड। सिराज ऑल्सो बिकेम द 11th इंडियन बॉलर जिन्होंने एक ओडीआई 6 विकेट हॉल लिया है। सिराज ने लिए 6 for 21 जो कि 4th बेस्ट बॉलिंग फिगर्स है बाय एन इंडियन बॉलर एंड 31st ओवरऑल। और सिराज बने पहले इंडियन बॉलर और 4थे ओवरऑल बॉलर जिन्होंने एक ही ओवर में 4 विकेट आपके जो हैं वो लिए हैं। श्रीलंका ने रिकॉर्ड किया है अपना लोवेस्ट एवर टोटल इन एशिया कप। वैसे इनका ओवरऑल लोवेस्ट टोटल था 43 का और अब इनका एशिया कप में जो है वो 50 रन का 50.2 ओवर्स में। इंडिया की ये बिगेस्ट विन चेजिंग है इन ओडीआई क्रिकेट विद 263 बॉल्स और इंडिया ने एक रिकॉर्ड बनाया है, इन्होंने इनफैक्ट एक्सटेंड किया है मोस्ट विन्स बाय अ टीम अगेंस्ट एन ऑपोजिशन, सिंगल ऑपोजिशन। अब इन्होंने 98 टाइम जीत गए हैं अगेंस्ट श्रीलंका।
रोहित शर्मा बने हैं तीसरे इंडियन कैप्टन जिन्होंने 2 बार जीता एशिया कप ओडीआई टाइटल। इससे पहले एमएस धोनी और मोहम्मद अजरुद्दीन इन्होंने टाइटल को जीता है। और श्रीलंका ने फेस किया है सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ ओवर्स इन एन ओडीआई व्हेन बैटिंग फर्स्ट एंड गेटिंग ऑल आउट विद इन 15.2 ओवर्स। इस बार के एशिया कप की बात करें तो एशिया कप के चैंपियन बता दिए मैंने आपको, रनर अप कौन है। इस बार के द मैन ऑफ द टूर्नामेंट इस कुलदीप यादव। एशिया कप के मोस्ट रन गेटर हैं शुभमन गिल 302 रन। एशिया कप फाइनल के मैन ऑफ द मैच हैं आपके मोहम्मद सिराज, और उन्होंने अपना जो $5,000 का प्राइज मनी था उसको गिफ्ट कर दिया टू द ग्राउंड्समैन। और इनफैक्ट 42 लाख रुपीज एसीसी ने, द एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसने भी गिफ्ट किया है टू द ग्राउंड्समैन इन श्रीलंका। और मोस्ट विकेट लिए इस बार के एशिया कप में एम पतिराना ने, जिनके नाम 11 विकेट इस बार आपके दोस्तों रहे। फिर हांगकांग ओपन जीता है मेंस में क्रिस्टी ने और विमेंस में अकाने यामागुची ने। अगर मैं क्रिस्टी की बात करूं, उनका पूरा नाम है जोनाथन क्रिस्टी एंड ये पहले इंडोनेशियन प्लेयर हैं टू विन द हांगकांग ओपन मेंस टाइटल इन 25 ईयर्स। इनसे पहले इनके देश के इन्होंने हराया जापान के केंटा निशिमोतो को। सिमिलरली विमेंस कैटेगरी में अकाने यामागुची ने क्लेम किया टाइटल। क्रिस्टी बिकेम द फर्स्ट नेशन टू विन द टाइटल इन 25 ईयर्स, और इससे पहले इनके देश के बूडी संतोषो ने इसको जीता था 1998 में। सिमिलरली मिक्स डबल्स में जीता हांगकांग पेयर ऑफ तांग चुन मान एंड सी यंग स्वेत। इंडोनेशिया की प्लेयर अप्रियानी रहायो सिटी रामाधंती जीता विमेंस डबल्स में, और मेंस डबल्स में जीता डेनमार्क के किम अस्ट्रूप और आंडर्स रास्मुसन ने। उन्होंने मेंस डबल्स में ये खिताब जो है वो आपका जीता है। फिर सरप्राइज आया इस बार दोस्तों, फॉर्मूला 1 की जो सिंगापुर ग्रांड प्री थी उसमें रेड बुल की टीम जो कि लीड कर रही है विदाउट एनी डाउट, मैक्स वर्स्टैपन या फिर सर्जियो पेरेज, उनमें से किसी ने भी नहीं जीता इस बार का चैंपियनशिप रेस, बल्कि फरारी के कार्लोस साइंस ने इस बार सिंगापुर ग्रांड प्री जीता। और जो रेड बुल का लगातार रन था और कंसेक्यूटिव विंस, उसको दोस्तों ब्रेक किया। तो मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस रहे आपके सेकंड पोजीशन पे, मर्सिडीज के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन रहे थर्ड पोजीशन पर, और रेड बुल पहली बार पोडियम के बाहर किया सिंस लास्ट नवंबर ब्राजीलियन ग्रांड प्री। फरारी के कार्लोस साइंस जीता सिंगापुर ग्रांड प्री संडे को, और उन्होंने फॉर्मूला 1 लीडर मैक्स वर्स्टैपन का रिकॉर्ड जो है ऑफ 10 कंसेक्यूटिव विंस उसको ब्रेक किया। डबल वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टैपन ने स्टार्ट की 11th पे और फिनिश 5th किया, जबकि टीममेट क्लोजेस्ट राइवल सर्जियो पेरेज ने लास्ट ईयर सिंगापुर में इस बार उन्होंने 8th फिनिश किया इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप में। तो फरारी के कार्लोस साइंस ने इस बार का सिंगापुर ग्रांड प्री जीता है, जो कि इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिर्फ 2-3 ग्रांड प्री छोड़ दे बाकी सारी ग्रांड प्री को मैक्स वर्स्टैपन जीतते आ रहे हैं, और इस बार वो फिर से वर्ल्ड चैंपियन आपके बन जाएंगे। इटालियन फॉर्मर वर्ल्ड कप विनर फैबियो ग्रोसो जो हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है लीग 1 जो कि आपका एक फुटबॉल लीग है, उसके बॉटम टीम लियोन, मतलब जो इटली की फुटबॉल लीग है, लियोन फुटबॉल लीग है लीग 1, उसमें सबसे बॉटम पे टीम है आपकी लियोन, उसके नए कोच के तौर पर उन्हें अपॉइंटमेंट दिया गया है। ये जगह लेंगे लॉरेन ब्लैंक की, और ग्रोसो लियोन पे एज ए लेफ्ट बैक खेल चुके हैं 2 साल पहले, और लीग 1 टाइटल और फ्रेंच कप लियोन के साथ 2008 में जीत चुके हैं, और अब ये लियोन टीम जो है उसके ये कोच के तौर पे काम करेंगे। फिर दोस्तों शाहरुख खान जवान से रिकॉर्ड बना रहे हैं, फास्टेस्ट मूवी टू क्रॉस 400 करोड़ रुपीस नेट बन चुकी है जवान। लेकिन एग्जाम की अगर बात करें तो खबर है जो आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बने हैं अब आपके शाहरुख खान। फिर दोस्तों राहुल नवीन को बनाया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का नया डायरेक्टर इंचार्ज। आईएएस ऑफिसर है राहुल नवीन, और उन्हें बनाया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के नए आपके डायरेक्टर इंचार्ज, और इन्होंने रिप्लेस किया है संजय कुमार मिश्रा को। ईडी की बात करें बहुत ही ऑल पावरफुल बॉडी है जो कि बनी थी 56 में। बेसिकली ये एक डोमेस्टिक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पे काम करती है, और इकोनॉमिक लॉज और इकोनॉमिक क्राइम्स को रोकने के लिए इसका मेन काम आपका रहता है। जिसके पीछे पड़ जाती है उसके लिए राहु का समय शुरू हो जाता है और संकट का समय शुरू हो जाता है। फिर श्रीनिवासन के स्वामी को एलेक्ट किया गया है द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है आर के स्वामी हंसा ग्रुप के, और इन्हें बनाया गया है चेयरमैन ऑफ द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के लिए। अगर हम एबीसी की बात करें तो ये बनी थी आपकी 48 में, उसके हेडक्वार्टर्स आपके मुंबई में आपके बेस्ड है। तो इसके नए अध्यक्ष हैं फॉर द करंट ईयर श्रीनिवासन के स्वामी। बात करते हैं पड़ोसी की, पाकिस्तान की। कराची की एरिका रॉबिन
बनी हैं द फर्स्ट मिस यूनिवर्स पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी मिस यूनिवर्स पैजेंट टाइटल में। उनके अलावा हीरा इनाम और मलिका अलवी और सबीना वसीम रही रेस्ट ऑफ द फाइनलिस्ट। रॉबिन जो हैं वो अब ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान की एट द मिस यूनिवर्स पैजेंट, जो कि आपका इस साल एंड में एल सल्वाडोर में होस्ट किया जाएगा, और वहाँ पर ये पाकिस्तान को दोस्तों जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी। फिर G20 की बात करते हैं। फोर्थ G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग आपकी रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑब्जर्व किया गया, जो कि आपका आज और कल के दिन ऑब्जर्व किया जाएगा। यहाँ पर 65 डेलीगेट्स आपके आएंगे, अगेन नॉट रेलेवेंट, और यहाँ पर रायपुर वर्किंग ग्रुप जो है उसकी मीटिंग भी यहाँ पर कराई जाएगी। तो जो फोर्थ मीटिंग ऑफ G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप, वो मीटिंग आपकी रायपुर छत्तीसगढ़ में आज से और कल ऑब्जर्व किया जाएगा। कल का दिन दोस्तों और भी खास था, बिकॉज जो प्रोजेक्ट चीता है जिसको शुरू हुए अब आपके 1 साल हो चुके हैं, और ये 1 साल तक हो चुके हैं जब चीतास को इंडिया में वापस लाया गया था आफ्टर ऑलमोस्ट 75 ईयर्स ऑफ द एक्सटेंशन। 8 अफ्रीकन एलिफेंट्स आपके यहाँ नमीबिया से आए थे, और 12 को लाना है, 12 आपके साउथ अफ्रीका से आने वाले हैं या आ रहे हैं, जिनको रखा गया था कुन नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में। उसको अब 1 साल आपके पूरे हो गए हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो अब 12 चीता साउथ अफ्रीका से भी और ट्रांसलोकेट हुए हैं, रिलीज हुए हैं कूनो में, जो कि इस साल फरवरी में हो गए थे। अब और साइट्स पे भी काम चल रहा है, फॉर एग्जांपल गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पर भी चीतास को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो पहला कूनो था, अब गांधी सागर और नौरादेही, इन पर भी वहां पर भी चीतास को इंट्रोड्यूस आपका किया जाएगा। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस पर। EU पार्लियामेंट ने वोट किया है इन फेवर ऑफ क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट। आप समझिएगा ध्यान से, यूरोपियन यूनियन जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो एक ट्रेडिंग ब्लॉक है, उसका एम है कि जो डिपेंडेंस है उसका चाइना पर इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल्स उसको कम किया जाए और उनको प्रिजर्व किया जाए यूरोप के अंदर। अगर हम बात करें इन रॉ मटेरियल्स का, तो ये रॉ मटेरियल्स हैं जो कि EU के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली, जिसका रिस्क, अगर जिसका सप्लाई रुकता है तो उनको नुकसान होगा, ठीक है, और इसीलिए उनको कंजर्व करने के लिए इस लॉ को, इस एक्ट को आपका पास किया गया है। ऐसे 30 क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स हैं जिसमें आपका लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ, मैग्नीशियम आता है, जिनको कंजर्व करेगा EU, और अपार्ट फ्रॉम चाइना और देशों से भी उसका सप्लाई वो स्टार्ट करेगा। इससे जो बर्डन है एडमिनिस्ट्रेशन का वो कम होगा, और जो प्रोसीजर्स हैं ऑफ प्रिजर्विंग दिस रॉ मटेरियल्स उनमें भी बेहतरी आएगी। तो यूरोपियन यूनियन ने अभी हाल ही में क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट को पास किया है। सवाल यही बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैज पास द CRM एक्ट? आंसर रहेगा उसका यूरोपियन यूनियन, इसलिए EU पार्लियामेंट जो है वो अभी आपका न्यूज़ में बना हुआ है। फिर मैंने आपको बताया था अभी गांधी सागर के बारे में, तो गांधी सागर वाला सेंचुरी जो है ये मध्य प्रदेश में ही है, और ये नॉर्दर्न बाउंड्री है ऑफ द मंदसौर एंड निमाज डिस्ट्रिक्ट पे। यहाँ पर अगर हम फ्लोरा की बात करें तो खार, सलाई, करदाई, धावड़ा, तेंदू और पलाश पेड़ पाए जाते हैं। और अगर हम जानवरों की बात करें, जानवर पक्षियों की बात करें, तो चिंकारा, नीलगाय, स्पॉटेड डियर, इंडियन लेपर्ड, स्ट्रिप्ड हाइना और जैकॉल पाए जाते हैं। और 84 में ये एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसे बनाया गया था। तो 2 सेंचुरीज में से एक गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चीतास को अब इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और ये जानकारी कल के दिन हमें प्रोवाइड की गई है। अब आते हैं होमवर्क पर। The Dash cabinet led by Chief Minister Naveen Patnaik has granted approval for location accessible multimodal initiative Lakshmi scheme in establishing a sustainable, affordable and safe transportation network for passengers and goods across the state. कौन सा कैबिनेट है मैंने बता दिया आपको। The Dash Agriculture Department introduced a Mobile One program as a part of the प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, जिससे कि इको फ्रेंडली और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके। और इंडिया ने कितने करोड़ के प्रपोजल डिफेंस के अभी अंडर AON अप्रूव किए हैं? तो ये 3 सवालों के जवाब दीजिएगा, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जो तैयारी कर रहे हैं अलग एग्जाम्स की उनको बता दीजिएगा कि एक ऑल कॉम्प्रिहेंसिव सेशन है। विद इन 45 मिनट्स आपको सेशन पूरा क्लियर हो जाएगा। आज डेटा ज़्यादा था बिकॉज आज 2 दिन की बात थी, संडे और मंडे की, जाहिर से डेटा ज़्यादा था। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर इसको स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद आपको PDF यहीं पर मिल जाएगा,
यहाँ पर मैं रेगुलरली अपडेट देता रहता हूँ करंट अफेयर्स के, जनरल स्टडीज़ के, बर्निंग इश्यूज़ के, तो उनको भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी पीडीएफ को मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पे, और ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में। जैसे मैंने पहले बताया, अभी मैंने शुरू की क्लासेस एसबीआई पीओ आरबीआई सेशन के लिए, आगे चलकर एसएससी और आला एग्जाम्स की क्लासेस भी आएंगी, लेकिन अभी फिलहाल आज से 12 बजे आपको मिलेगा हमारा सेशन बैंकिंग का और स्टैटिक का अगले दिन, और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स का आने वाले दिनों के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड टेक केयर। मुलाकात करते हैं आपसे हम कल। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।